गाइस, पाकिस्तान का ज़र मुबादला 3.8 बिलियन यूएस डॉलर से जम कर 4.3 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है। और ये जो 500 मिलियन यूएस डॉलर का जंप है, इसको काफ़ी ज़्यादा रंग देने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर फैक्ट्स बयान करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि आपको वीडियो के अंदर डिटेल के साथ समझाऊं कि आखिर हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इतने 500 मिलियन डॉलर के बड़े किस तरीके से हैं और क्या ये हमारी कोई डेवलपमेंट है या किस किस्म की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर साथ ही साथ एक और भी चीज़ है कि जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो आजकल जो टोटल लिक्विड फॉरेक्स रिजर्व्स हमें शो कर रहा है कि 9 बिलियन से भी ऊपर हैं, वो एक्चुअल में पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अपने फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, बल्कि वो जॉइंटली होते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के और जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर आपके मेरे जैसे लोगों ने जो डॉलर्स एक्चुअल में कमर्शियल बैंक्स के अंदर रखवाए होते हैं, वो साथ मिलाकर बताए जा रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी है और एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वही है जो इसहाक डार के साथ भी हुई थी। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास ये 3 बिलियन उस टाइम पे हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो थे वो 4.3 नहीं बल्कि 3 पॉइंट समथिंग बिलियन यूएस डॉलर थे। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कहते थे कि भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व 3.5 बिलियन डॉलर नहीं है, बल्कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कमर्शियल बैंक्स की भी रिजर्व इंक्लूडेड होते हैं और वो भी हमारे ही हैं। तो इस तरह से उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा बातें भी सुननी पड़ी थी, क्योंकि वो रिजर्व इनके अपने नहीं है, वो रिजर्व तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो आम लोगों ने रखवाए हैं उनके हैं। वो ये किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी मनमानी करके, जबकि काफी ज्यादा लोगों को इस टाइम के ऊपर इस गवर्नमेंट के ऊपर एतबार भी नहीं है कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से चलेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। रेमिटेंसेस थोड़ी सारी बढ़ी हैं, वो ये अब इस तरीके से बयान करने लग गए हैं कि जैसे हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंसेस आने लग गई हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तकरीबन 4 या 5% की हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छी चीज है कि हमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन वो ग्रोथ पहले गिरी भी थी इन्हीं के होते हुए। किस तरीके से गिरी थी? इन्होंने अपने डॉलर के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल रखा कि लोग मजबूरन ब्लैक मार्केट की तरफ जाने लगे थे, जिसकी वजह से ग्रोथ डाउन हुई थी। और अब जब आईएमएफ का प्रेशर आया, तो आईएमएफ के प्रेशर की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल ये किया कि डॉलर के ऊपर अपने मुकम्मल तौर के ऊपर पाबंदी खत्म की है। डॉलर को ओपन मार्केट के साथ, मतलब कि इंटरबैंक का रेट और ओपन मार्केट का रेट, ये तकरीबन बराबर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से एक लीगल चैनल के ऊपर रेमिटेंसेस आनी शुरू हुई हैं। और ये रेमिटेंसेस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बढ़ेंगी भी सही, ऐसा नहीं है कि ये कम होंगी। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, आईएमएफ के प्रेशर से लिया हो या जैसे भी लिया हो, ये एक पॉजिटिव स्टेप था जो इस गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है कि जो डॉलर का रेट है वो ओपन मार्केट ही तय करती होती है, वो आप बैठकर नहीं तय कर सकते। फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस की कुर्सी के ऊपर बैठकर तय नहीं कर सकते कि डॉलर कितने का है। डॉलर को तय करना है ओपन मार्केट ने कि डॉलर की डिमांड कितनी है, उस डिमांड के हिसाब से उसकी कीमत तय की जाती है। ये सारे का सारा फंडा जो है इन सबको पता है, ये बच्चे नहीं है, लेकिन ये लोग इस तरह मैनिपुलेशन करते ही इसलिए हैं ताकि ये कुछ शो कर सकें, कोई ऐसे किस्म के नंबर शो कर सके कि लोग हैरान हो जाए कि भी इनकी आते ही इकोनॉमी अचानक से सुधरने लग गई है। लेकिन इस वक्त इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि राइट नाउ इकोनॉमी की सिचुएशन इस हद तक जा चुकी है कि इनके इस हथकंडों से इकोनॉमी ने और नीचे दब जाना है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जैसे ही इसहाक डार साहब आए, लोगों ने पत्नी क्या बना दिया था कि भाई इसहाक डार जैसे पत्नी आके जादू कर देगा, और आकर उसने इस किस्म का जादू किया कि जो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली नीचे आ रही थी मिफ्ता इस्माइल के दौर के अंदर। चलो उसकी एक बहादुरी तो थी ना कि वो अचानक से क्रैश नहीं करवा रहा था, वो कोशिश कर रहा था रोक के रखने की। आखिर जब इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो हर चीज को जो है ना पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश कर दी, और इस तरीके से उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को क्रैश किया कि हम देख के हैरान होते हैं। तारीख के अंदर पाकिस्तान की अचानक से इतनी बड़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। हर चीज़ के अंदर कमोडिटीज़ देख लें आप, यूएस डॉलर के आप रेट देख लें, हमारे रिजर्व्स देख लें, कहाँ से कहाँ पर इन्होंने पहुंचा दिए विद इन नो टाइम। इसके लिए भी जाहिर बात है कि कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि इनके पास पहले भी रहा है, क्योंकि पहले भी ये लोग आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करते रहे हैं। बट उस टाइम के ऊपर हमारी इकोनॉमी की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि अचानक से पकड़े जा सकें, जितनी की राइट नाउ हो चुकी थी। इनकी गवर्नमेंट के आने के बाद पूरे पाकिस्तान को ट्रस्ट ही नहीं रहा इस सिस्टम के ऊपर कि ये सिस्टम चाहता क्या है। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि मैंडेट लेकर आई है, जो कि मुकम्मल तौर के ऊपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको ये लोग गिरा कर इस तरीके से काबिज हो जाएंगे, तो जाहिर बात है कि ये सारी की सारी सिचुएशंस तो बनेंगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसी वजह से इतनी ज़्यादा आई है, और साथ ही साथ जो हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये भी आने के पीछे मेजर रीज़न सबको पता है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी पूरे मुल्क के अंदर, किसी को भी पता नहीं होगा कि कल क्या होने जा रहा है, तो कौन किस किस्म के डिसीजन ले सकेगा।
इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है कि IMF के साथ जो मुआहिदा है वो भी अभी हमारा पेंडिंग पर है, वो पता नहीं कब जाकर होगा, लेकिन वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो $500 मिलियन का हमें इजाफा देखने को मिला, ये एक्चुअल में जो $700 मिलियन हमें चाइना से मिले थे, $500 मिलियन हमें और चाइना की तरफ से ही देखने को मिले थे। चाइना से अभी हमें और भी लोन्स मिलेंगे, $1.3 बिलियन के करीब हमें जो है ये लोन पास हुआ है, और ये आहिस्ता 3 किस्तों के अंदर अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर हमें मिलेगा। इसके साथ साथ IMF के साथ जो डील होगी एक्चुअल में उसके अंदर डिबेट है। उसके अंदर सबसे बड़ी डिबेट ये है कि IMF के साथ डील तो हो जाएगी, बट यहाँ पर हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकेंगे IMF के साथ बैठकर, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम 25-30 बिलियन डॉलर एनुअली पे करने के काबिल इस टाइम पर नहीं है, ना ये गवर्नमेंट कर सकती है, इवन कि आगे जाकर PTI की गवर्नमेंट भी आ जाए तो वो भी नहीं कर सकेगी। लेकिन उनके पास एक पॉजिटिव चीज़ होगी, वो सिंपली ये है कि राइट नाउ जो ये रजीम है इसके ऊपर IMF को एक पैसे का भी एतबार नहीं है, और PTI की गवर्नमेंट सबको श्योरिटी के साथ पता है कि वो आएगी मेजॉरिटी के साथ। तो जब आपके पास मेजॉरिटी होती है तो उनको भी पता होता है कि भी इस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं आ सकती, ये मेजॉरिटी के अंदर है, ये जिस किस्म के डिसीजन लेंगे वो डिसीजन लॉन्ग टर्म के होंगे। तो वहाँ पर आकर जब हम IMF के पास जाएंगे तो IMF के साथ हम एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर सकेंगे, जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें इस वक्त डेट रिस्ट्रक्चरिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे अलावा और कोई भी नेशन ऐसी नहीं होगी जिसको इतनी ज़्यादा डेट रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत हो कि वो बिल्कुल किनारे पर लगे हों कि कभी भी डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, और सारे के सारे लोग ऑफिशियल तौर के ऊपर बयानात भी दे रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। डिफ़ॉल्ट से नीचे बात ही नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि वी आर ऑन द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। ये एक चीज़ होती है कि हम कहें कि भाई हम रिस्क में हैं, कि डिफ़ॉल्ट का हमारा रिस्क जो है वो ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के रिस्क की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर मुकम्मल तौर के ऊपर इकोनॉमिक कोलैप्स की बात की जा रही है कि हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो तो ये कह चुके हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, और उसकी भी रीज़न मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर बताई हुई है एक अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, वो आप देखेंगे तो आपको समझ लगेगी। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं हमें कि आपका क्या नज़रिया है इस बारे में, आपको क्या लगता है डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन किस तरफ जाएगी, पाकिस्तान का फ्यूचर हमें आने वाले वक्तों में कैसा देखने को मिलेगा। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।